जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेंटर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग अवयव के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने मैट्रिक्स का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो बेसिक जानकारी है, उसको देखे हम लोगों ने। अवयव की पंक्ति रो क्या होती है, उसके कॉलम स्तंभ क्या होते हैं और अवयव की कोटि क्या होती है, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी हम लोग लेक्चर 1 में ले लिए हैं। लेक्चर 1 में आपको बताए हैं कि हम लोग अवयव के सदस्यों को कैसे दर्शाते हैं और उसके लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है, सब कुछ हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। तो हमारे वैसे स्टूडेंट्स जो अगर लेक्चर 1 को नहीं देख पाए होंगे तो प्लीज आप सभी लोग लेक्चर 1 जरूर देखिए। लेक्चर 1 से ही जुड़ा है हम लोग का लेक्चर 2। तो आइए हम लोग लेक्चर 2 में आज अवयव के टाइप्स को प्रकार को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हम लोग का लेक्चर है बहुत ही वीवीआई होने वाला है, तो आप लोग भी पूरे जोश और जुनून से तैयार हो जाइए। आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स, ये पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, और ये शिक्षा में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। तो आप भी प्रतिदिन अपने आप को अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो समस्याएं आपके सामने आएगी और आपको उस समस्याओं से लड़ना होगा। आप जानते हो कि मुश्किलों से लड़ाई हर रोज लड़नी पड़ती है, मुश्किलों से लड़ाई हर रोज लड़नी पड़ती है। जिंदगी की चेस में हर चाल चलनी पड़ती है और कुछ भी नहीं बदलता है हाथों की लकीरों से। इंसान को अपनी किस्मत खुद बदलनी पड़ती है, खुद बदलनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, तो आइए हम लोग बहुत शानदार तरीके से अवयव के प्रकार टाइप्स को देखते हैं। अवयव के प्रकार में आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंक्ति अवयव के बारे में, रो मैट्रिक्स के बारे में। नंबर 1 है हम लोग का पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अवयव के उन सभी टाइप्स के देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक पूछे जाते हैं। तो सब कुछ हम लोग शानदार तरीके से उसका डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पंक्ति अवयव समझो। अब पंक्ति अवयव मतलब यह हुआ कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। कितनी पंक्ति हो? केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। लिखते हैं हम लोग, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। उसे पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। मतलब रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हो, ऐसा अवयव हो जिसमें रोज पंक्ति की संख्या कितनी हो? एक हो, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे A = 3 4 5 6। देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति की संख्या इसको कैसे निकालेंगे सब कुछ लेक्चर 1 में देख चुके हैं। बताइए पंक्ति किसको कहेंगे? क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। स्तंभ किसको कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। देखिए, इसमें हम लोग गिनेंगे पंक्तियों की संख्या। तो इसमें पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभ ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4 1/4। तो देखो, इसमें अगर पूछा जाए कि ये जो अवयव बनाए हैं इसमें कितनी पंक्ति है, तो एक पंक्ति है। तो बताइए कैसा अवयव? ये पंक्ति अवयव हम लोग का रो मैट्रिक्स। अब जाइए जानते हैं इसके व्यापक रूप। आपका जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर व्यापक रूप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ए बराबर लिखेंगे हम लोग AIJ। बाबू AIJ मतलब लेक्चर 1 में बताए, बताइए IV पंक्ति, JV स्तंभ, ith रोज एंड jth कॉलम्स। तो इसमें हम लोग AIJ लिखते हैं। इसमें पहले लिखते हैं M/N, लेकिन M बतलाता है पंक्तियों की संख्या को और N बतलाता है स्तंभों की संख्या को। इसमें पंक्ति कितनी है? 1। और स्तंभ बता दीजिए। अब वो स्तंभ की संख्या तो बदल भी सकती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/N। क्योंकि देखो एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे B बराबर अगर हम दें, देखिए 3 4 2। अब इसमें देखो तो बाबू, इसमें पंक्ति 1 है
फिक्स है एकदम। लेकिन अगर कॉलम की संख्या बोल दे तो आप बोलिएगा कि 3 स्तंभ है, 1 2 3। तो हम लोग क्या देखें कि पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक है, फिक्स है एकदम, इसलिए एक लिख दिए। लेकिन स्तंभ जो है, जो इसका कॉलम है, चेंज हो रहा है। 4 भी है यहाँ पर 3 भी है, तो इसके लिख दिए n। n मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इसको कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को। आइए नंबर 2 देखते हैं हम लोग, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह इसको बोलते हैं हम लोग ना कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा आप लोग सोचो तो बाबू, ये स्तंभ आव्यूह है, तुरंत पढ़े हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो स्तंभ आव्यूह बता दीजिए, प्रयास कीजिए। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ है। वेरी गुड। तो देखो तो बाबू, हम लोग लिखते हैं ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक कॉलम हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, कॉलम हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या एक हो, कॉलम्स की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ आव्यूह। जैसे a इज इक्वल टू 5 6 7 8। देखो इसमें अगर हम आपसे पूछेंगे कि पंक्ति की संख्या बतलाइए, पंक्ति की संख्या बता दीजिए, गिनेगा 1 2 3 4, पंक्ति हो गई 4, स्तंभ बाबू ऊर्ध्वाधर रेखा गिन दीजिए, मात्र एक है, तो 4/1। तो देखो तो हम लोग स्तंभ आव्यूह आप समझ गए होंगे, जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, केवल एक हो। आइए इसका व्यापक रूप विचार करते हैं हम लोग। इसका जब व्यापक रूप लिखेंगे हम लोग, व्यापक रूप प्रयास कीजिए। एक हम लोग लिख चुके हैं, a बराबर aij, और बता दीजिए इसमें आप बता दिए क्या बदलेगा। देखो एग्जाम्पल दे रहे, मान लो b बराबर ऐसा भी हो सकता है 4 5। देख लीजिए इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 1 है। तो वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्तंभ की संख्या फिक्स है, लेकिन m जो कि पंक्ति की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है वो बदल सकता है। तो यहाँ m रख दिए क्योंकि पंक्ति बदल सकती है, परंतु कॉलम्स की संख्या फिक्स है। तो इसकी व्यापक रूप में a बराबर aij m/1, मतलब पंक्ति की संख्या बदल सकती है परंतु स्तंभ की संख्या 1 है, फिक्स है। तो हम लोग देख लिया पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। आइए एक अगला बहुत ही विव्यायी है जिसका नाम है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 3 ये हम लोग का है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो तो बाबू, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में इक्वल हो, बराबर हो। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा ना बाबू, कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, रोज की संख्या आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 8 7 2। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कोटि बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, तो क्या बताइएगा। देख रहे हैं कि पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 2 है, तो ये हो गया 2/2। या एक और एग्जांपल, b बराबर 3 4 2 7 1 0 5 8 9। इसकी कोटि बताइए फटाफट एकदम, बोलिए बाबू। पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3। देख लीजिए 1 2 3
पंक्ति 3 हो गया स्तंभ 1 2 3 3/3। देखिए इसको ऐसा अवयव एक बार फिर बता दीजिए, वर्ग अवयव किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसका हम लोग व्यापक रूप देखते हैं। इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप A बराबर AIJ M/n, जहां वेयर m इज इक्वल टू n। बहुत बढ़िया, दिख रहे हैं ना बाबू? इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, तो क्या लिख सकते हैं? m बराबर n। ये हो गया हम लोग का वर्ग अवयव। नंबर 4, ये हम लोग का क्षैतिज अवयव है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो क्षैतिज अवयव, बाबू देखो ना इसका नाम जानते हैं, लग रहा क्या कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज होगा। देखो लिखेंगे हम लोग क्षैतिज। देखो एग्जांपल पहले आपको समझाते हैं, देखिए पहले समझिए, आप भी एग्जांपल इसका डिफिनेशन निकालिएगा। तो बाबू देखो जैसे एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, मान लीजिए a बराबर है ऐसा 3 4 2 8 5 7 0 4। देखो तो बाबू अगर इसमें हम लोग पूछेंगे कि इसमें ये देखिए जो अवयव बन रहा है हम लोग का ना, हॉरिजॉन्टल बन रहा है, क्षैतिज बन रहा है। इसमें पंक्ति की संख्या बतला दीजिए 2, स्तंभों की संख्या 4 है। तो देखो तो बाबू क्षैतिज अवयव में अगर पूछेंगे कि किसकी संख्या अधिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्तंभ बढ़ेगा, पंक्ति की संख्या की तुलना में जिसमें स्तंभ की संख्या अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव। फिर एक बार बताइए, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज अवयव। डैश देके हम लोग लिख लेंगे इसको, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बोलिए अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगी। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, अधिक होती है, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं, उसे क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। आइए अब इसका बाबू हम लोग व्यापक रूप देखते हैं। इसका व्यापक रूप आप समझ गए होंगे कौन अधिक होगा। व्यापक रूप जब लिखेंगे, जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, a बराबर AIJ M/n। बाबू बता दो तो किसकी संख्या अधिक है? तो भैया m बराबर 2 है और n की जगह पे 4 है, तो बोलो कौन बड़ा है? यहाँ स्तंभ की संख्या बड़ा है ना बाबू, तो लिख देंगे जहां वेयर n इज ग्रेटर देन m। इसका मतलब यह हुआ n बतला रहा है कि स्तंभों की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से अधिक है, n अधिक है, n ग्रेटर है। आइए अब अगला हम देखते हैं हम लोग नंबर 5। इसका नाम है ऊर्ध्वाधर अवयव। नंबर 5 हम लोग का ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव मतलब हुआ वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। बाबू इसके बारे में सोचो तो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं ना क्षैतिज अवयव, उसी प्रकार पर देखो तो ये ऊर्ध्वाधर है, सोच रहे होंगे तो वर्टिकल होगा। तो आइए पहले इसका भी हम लोग ना एग्जांपल से आप लोग खुद डिफिनीशन बनाइएगा ऊर्ध्वाधर अवयव का। देखिए एक एग्जांपल देते हैं पहले हम लोग। मान लीजिए a बराबर हो 3 2 7 1 7 5 4 3 2 0। देखो तो बाबू ये जो हम लोग मैट्रिक्स बनाए हैं, देखिए ना लग रहा है कि वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, और इसीलिए इसका नाम है ऊर्ध्वाधर अवयव। बाबू इसमें पंक्ति गिन लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, पंक्ति हो गया 4, स्तंभ कॉलम बोलो तो बाबू 1 और 2। तो देखो तो बताइए तो इसमें कौन अधिक होगा? बतला दीजिए, आप सीखे आप लोग, बताओ तो बाबू किसकी संख्या अधिक होगी? इसमें
पंक्तियों की संख्या अधिक होगी। स्तंभ की संख्या की तुलना में पंक्तियों की संख्या अधिक होती है। तो लिख दो बाबू ऊर्ध्वाधर अवयव। चलिए आप लोग भी साथ लिखिए इसका डिफिनीशन। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, रोज की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। या ऐसा अवयव जिसमें किसकी संख्या अधिक होगी, बता दीजिए बाबू। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव। आइए अब इसका व्यापक रूप विचार कर दो बाबू। इसका जब हम लोग व्यापक रूप लिखते हैं, व्यापक रूप, चलिए बताइए फटाफट आप लोग। ए बराबर बोल दो बाबू AIJ M/N। बतला दीजिए किसको बड़ा रख दें, बताइए कंफर्म। M बड़ा होगा, ठीक से एकदम, क्योंकि M इसमें ना पंक्ति अधिक होगी। जहां M इज ग्रेटर देन N, जहां M का मान पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार तरीके से VVI लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। याद रखिएगा आज सभी टाइप्स को हम लोग देखेंगे, इसीलिए पूरे जोश और जुनून से आपको अंत तक देखना है, पूरा कंसेप्ट को समझना है, ताकि आगे पूरा कोई भी आपको टाइप से क्वेश्चन मिले तो धड़ाधड़ सॉल्व कर देना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बाबू अगला जो टाइप है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव को समझने से पहले आइए पहले हम लोग विकर्ण के अवयव को समझते हैं। आइए पहले आपको बतलाते हैं कि विकर्ण के अवयव क्या होते हैं। विकर्ण के अवयव इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। और इसको समझिए क्योंकि यहीं से हम लोग ना विकर्ण अवयव को समझने में आसानी होगी। विकर्ण के अवयव देखो, अवयव का जो अवयव A11, A22, A33, A44 यानी जहां I और J का मान बराबर होता है वो सभी अवयव का एक स्पेशल नाम है, वो कहलाते हैं विकर्ण के अवयव। तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं अवयव के अवयव देखिए कौन कौन। तो A11, A22, A33, A44 डैश डैश ANN विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। देखो ये सब जो अवयव है ना बाबू, ये विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कैसे इसको बोलेंगे हम लोग। जैसे बाबू देखो, आप लोग ये बताइए, लेक्चर 1 में आपको बताया है कि हम लोग अवयव के अवयव को कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हम लोगों को मान लो 3/3 का लेते हैं तो बताइए A का मान क्या लिखते हैं, A11, A12, A13, फिर A21, A22 और A23, फिर बोल दीजिए A31, A32 और A33। और अगर इसमें हम आपसे ये पूछें कि अच्छा एक और एग्जांपल देखो तो बाबू, B बराबर, तो B बराबर अगर मान लीजिए देते हैं आपको 3, 4, 5, 7, 6, 9, 5, 8, 4। और देखो तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि इसमें विकर्ण के अवयव, देखो बाबू ये जो सदस्य आप लोग देख रहे हो A11, A22, A33, ये सब जो तीनों एलिमेंट्स है यही विकर्ण के एलिमेंट है, इसी को विकर्ण के सदस्य कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बहुत दोनों को मैट्रिक्स को ध्यान से देख के बतलाइए। तो आपसे मान पूछ रहे हैं A11, तो आप ये देखिए कि A11 के जगह पर यहाँ कौन है, 3, आपका आंसर आ गया 3। अब बोल दीजिए A22 बराबर, देखिए A22 के जगह पर कौन है, 6, तो 6 हो गया।
A33 बराबर क्या है, इसके जवाब पर क्या है 4। तो बाबू ये जो अवयव है देखिए 3, 6 और 4 ये होते हैं विकर्ण के अवयव, या इसको मुख्य विकर्ण के अवयव भी बोला जाता है। कहीं कहीं आप लोग विकर्ण देखोगे, कहीं कहीं मुख्य विकर्ण, दोनों सेम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। तो देखो आप लोग समझ गए होंगे विकर्ण के अवयव। अब हम लोग समझते हैं विकर्ण आव्यूह। तो बाबू नंबर 6 हम लोग जानते हैं विकर्ण आव्यूह। देखिए नंबर 6 हम लोग का विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखो बाबू विकर्ण आव्यूह मतलब जानते हैं क्या हुआ कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। याद रखिए, किस बोलिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आइए लिख लेते हैं हम लोग, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण या मुख्य विकर्ण या इसी को लिखते हैं मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव एलिमेंट अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसको हम लोग ना डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए इसमें बाबू हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ग आव्यूह भी होना चाहिए और विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे a बराबर देखिए मान लीजिए 3, 0, 0, 5। देखो तो बाबू ये मुख्य विकर्ण जो प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग देखे थे इसकी पोजीशन को, इसके अलावा बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। b बराबर दिया है आपको 5, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 9। तो इस मैट्रिक्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मुख्य विकर्ण है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल देखिए यही इसका मुख्य विकर्ण है ना बाबू, तो प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य है, इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। आइए अब इसके हम लोग व्यापक रूप को देखते हैं। इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप देखिए कैसे बनाते हैं। a बराबर aij m by n। अब बतला दीजिए m और n बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह होता है, शुरू में लिखवाए हैं ऐसा वर्ग आव्यूह लिख देंगे। आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो जहां m बराबर n। तो देखो इसमें थोड़ा सा और स्पेशल तरीका से हम लोग लिखेंगे इसको। हम लोग देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा सबका नाम पूछ रहे हैं। आप लोग ये बाबू थोड़ा गौर कीजिए तो इसमें जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर हम आपसे पूछेंगे इसमें जीरो कहाँ है तो आप लोग बोलिएगा कि A12 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ 0 है। अच्छा A13 भी 0 है, कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां I और J, देखिए A11 पोजीशन बताया है ना आप लोग को, A11 पोजीशन के बारे में, तो जहां I और J का मान बराबर है वहां तो कुछ मान मिल रहा है। देखिए ना इसमें A11 बराबर 5, I और J जिस पोजीशन पर बराबर है वहां तो कुछ वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जहां I और J बराबर न हो वहां पर क्या है 0, 0, 0। देखो इसको हम लोग दो तरीके से लिखेंगे। व्यापक रूप में दो शर्त बनता है, एक बार I बराबर J हो तब, एक बार I और J बराबर न हो। तो देखो जहां I J बराबर है मतलब A11, A22, A33 इसके पोजीशन पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, यानी हम x लिख सकते हैं। लेकिन जहां I और J बराबर नहीं है इस पोजीशन पर सारा मान क्या है 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। बाबू यहाँ x जो है ना चर राशि है, x एक चर राशि है मतलब वेरिएबल क्वांटिटी है, चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटी है। अब आइए हम लोग देखते हैं
अगले इसके टाइप्स को, इसी से जुड़ा इसका अगला टाइप है, देखो ये हम लोग का है विकर्ण अवयव। और आइए अगला देखते हैं हम लोग अदिश अवयव। नंबर 7 है हम लोग का अदिश अवयव। अदिश अवयव इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। देखो तो बाबू अदिश अवयव मतलब क्या हुआ? अदिश अवयव देखो क्या होता है, अदिश अवयव भी एक प्रकार का वर्ग अवयव है, परंतु इसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं। तो बताइए एकदम साथ में क्या होगा? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसको बोलते हैं अदिश अवयव। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। देखिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे a बराबर, देखो बाबू 3 0 0 3, देख रहे इसमें ना डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इसमें इक्वल है, बराबर है। एक और लिख लीजिए b बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है विकर्ण के अवयव हैं क्या है? आपस में बराबर है, इक्वल हो जाए। तो अगर विकर्ण के अवयव बराबर हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग अदिश अवयव। आइए इसका व्यापक रूप देखो तो बाबू, इसका लिखते हैं हम लोग व्यापक रूप। तो जब इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो ये होगा a बराबर a i j। बाबू m बाई n तो लिख देना, कंफर्म है, वर्ग अवयव है तो लिख सकते हैं जहां m बराबर n। देखो इसमें भी बाबू 2 कंडीशन बन रहा है, एकदम ध्यान से बताइए। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक बार i बराबर j है और एक बार i और j बराबर नहीं है। देखो तो जहां a11 a22 a33 का पोजीशन है वहां पर फिक्स मान है, 5 तो 5 5 5, 3 है तो 3 3 3, 4 होगा तो 4 4 4, मतलब ऐसे मिल रहा है। यहाँ वैल्यू बदल नहीं रहा है, 5 5 5 ही है। तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं कांस्टेंट। इसका वैल्यू कांस्टेंट कर सकते हैं, जहां k अचर है, मतलब फिक्स है, k अचर है, इसका मान फिक्स है, जो भी रहेगा इसके विकर्ण में केवल वही रहेगा। और i और j बराबर नहीं है तो देख लीजिए क्या दिख रहा है? 0 शून्य हो गया। ये हो गया हम लोगों का अदिश अवयव। आइए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, 9 नंबर हम लोग का है, इसका नाम है इकाई अवयव। देखो बाबू इसका नाम है ना इकाई अवयव। इकाई अवयव, एक मिनट, ये हम लोगों का देखिए 7 देखे थे ना बाबू, 8 नंबर है, 8 नंबर है हम लोग का इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, इकाई अवयव। देखो ना इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग इकाई अवयव या तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, इसको बाबू लिखते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। देखो ना बाबू इसका नाम आपको सोच रहे होगे इकाई अवयव है, और याद रखिएगा बहुत बार इसका यूज होगा, आई लिखा रहता है जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इकाई अवयव नाम सोचो, प्रयास करो। इकाई मतलब 1, यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव 1 हो और अन्य सभी अवयव 0 हो, उसको बोलते हैं हम लोग इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ऐसा वर्ग अवयव, ये भी वर्ग अवयव होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, फिक्स एकदम, क्योंकि इकाई है, सभी अवयव एक हो, सभी अवयव एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहा जाता है, तत्समक आव्यूह कहा जाता है। किसको बोलेंगे बता दीजिएगा फिर से बाबू, इकाई आव्यूह किसको बोलेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह, इकाई मन में सोचना, एकदम बोलते समय ध्यान रखिए, इकाई आव्यूह है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसको इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे अब सुनो, इकाई आव्यूह का जो इंग्लिश देख रहे हैं ना, इसमें ना आइडेंटिटी है, तो जानते हैं इसको आई से सूचित करते हैं। अगर आपसे ना ये पूछा जाए ना, कहीं कहीं इसको ना देखो आई भी लिखा जाता है या I2 भी लिखा जाता है। I2 मतलब इकाई आव्यूह, लेकिन दो कोटि में, दो कोटि मतलब दो गो पंक्ति और दो गो स्तंभ। देखिए 1 0 0 1, इसी प्रकार बता दीजिए। तो बाबू I3 पूछेंगे तो तीन कोटि का इकाई आव्यूह बोलिए, बता दीजिए। तीन कोटि में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि इसका डिफिनीशन है कि विकर्ण के सभी अवयव एक हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, इसको इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहा जाता है। आइए अब इसका हम लोग ना व्यापक रूप देखते हैं। तो इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप A बराबर AIJ M/N, जहां M बराबर N हो। और बतला दो बाबू, इसमें भी दो दो मान मिल रहा है हम लोग को ना, दो दो मान क्या क्या मिले बताओ जा। एक बार I और J बराबर है और एक बार I और J बराबर नहीं है। तो जब I और J बराबर नहीं है तो मान इसका क्या हो गया? 0 नहीं। देखिए ध्यान से बाबू, I J बराबर है तो मान क्या दिख रहा है? 1, ये मान 1 होगा। और जहां I और J बराबर नहीं है वहां पे 0। ये है हम लोगों का अदिश आव्यूह। नहीं, इकाई आव्यूह देख लिया हम लोग बाबू। आइए अब 9 नंबर देखते हैं, इसका नाम है शून्य आव्यूह। 9 नंबर है हम लोगों का शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स। बाबू देखो ना, जीरो मैट्रिक्स है, याद रखिएगा, मन में आ रहा होगी तो जीरो है, ये तो शून्य है। बता दीजिए ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य आव्यूह वर्ग आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। आइए लिख लेते हैं हम लोग, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसको हम लोग ना जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जैसे आइए एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर ले लो बाबू 0 0 0 0। जानते हैं शून्य आव्यूह के लिए ना बाबू शून्य भी लिखा जाता है। देखो इस जीरो को हटा के ना हम लोग क्या कर देते हैं, इसको शून्य कर देते हैं। इसको ना बाबू यहां पर लिख देते हैं शून्य आव्यूह। देखिए जीरो मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह, बस डायरेक्ट शून्य आव्यूह मतलब जीरो। कहीं भी देखिएगा ना शून्य मतलब 0 0। ऐसा आव्यूह है ना जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाएगा। जीरो मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। 0 0 हो गया इसका। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग नंबर 10। अब वो देखो इसका व्यापक रूप भी देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप लिखेंगे हम लोग ए बराबर, व्यापक रूप ए बराबर AIJ M/N और इसका वैल्यू क्या हो गया? 0।
स्पष्ट। इसका मान क्या हो, 0 हो, 0 हो, तो ये हो गया शून्यावयु। आइए अब छोटे छोटे टाइप्स और हम लोग देख लेते हैं। नंबर 10, तो एकदम ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग का लेक्चर जो है बहुत ही डीपली चल रहा है, तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज भी तो परफेक्ट मिल रहा है। आइए हम लोग नंबर 10 देखते हैं। इसका नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। नंबर 10 है हम लोग का ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। देखो बाबू, स्पेशल टाइप से ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। कंपटीशन एग्जाम का ना जब आप तैयारी कीजिएगा, बुक देखिएगा तो उसमें टाइप्स दिया रहता है। देखो ना बाबू, इसका नाम जानते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। आइए पहले एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ए बराबर है, एक त्रिभुज ऐसा मतलब आव्यूह है 1 3 4 0 2 7 0 0 5। तो अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनल है, विकर्ण है, यहां से देखो ना वो एक टाइप का ना ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और देख रहे हो ना, इसी का नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। देखो इसमें जीरो कौन कौन है, ये देखो तो बाबू जीरो कौन कौन है। अगर देखा जाए A2 1 0 है, मतलब दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ 0 है, और बोलिए तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ देख लीजिए, ये नहीं है, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 0 है। तो इसमें देखो थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन बनाते हैं। इसमें 0 कब हो रहा है बताओ तो बाबू, या इसमें AIJ लेक्चर में पढ़े हैं, तो I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो बोलिए कौन ग्रेटर है, इसमें कौन बड़ा है, I बड़ा है J से। तो लिख देंगे हम लोग ऐसा आव्यूह, इसको भी लिखेंगे हम लोग वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें AIJ बराबर 0 हो, AIJ बराबर 0 कब हो, जहां, बोल दो बाबू I बड़ा है कि J बड़ा है। हम देख रहे हैं कि I वाला मान बड़ा है, यहां भी I का मान बड़ा है। जहां I बड़ा हो J से, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। अब समझो इसको, तो इसमें ना बाबू यही जो डिफिनीशन लिखवा है ना, यही इसका व्यापक रूप भी होता है। तो बता दीजिए, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें AIJ बराबर 0 कब, जहां पर I बड़ा है J से। बाबू देख लो, ये पहला वैल्यू I का मान होता है ना, ये बड़ा है, 3 बड़ा है 1 से, कह सकते हैं कि I बड़ा है J से, तो कौन सा त्रिभुज बनता है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। आइए नेक्स्ट, जस्ट इसका उल्टा, निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। देखो बाबू स्पेशल टाइप से सब, अरे बाबू सही हो गया। देखिए ना, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में हम लोग क्या देखें, जिसमें AIJ बराबर 0 जहां I बड़ा हो J से, ये कहलाता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आइए अगला नंबर देखते हैं, 11 नंबर, ये है हम लोग का निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको बोलते हैं हम लोग निचला त्रिभुजाकार आव्यूह, निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। अब इसकी उसी के अकॉर्डिंग इसको सोचो तो बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग ना लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। देखिए तो बाबू, निचला त्रिभुजाकार आव्यूह समझ गए होंगे आप लोग भी। इसी प्रकार जैसे एक बनाए हम लोग ना ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, जस्ट इसका उल्टा बनेगा निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। जैसे लिखिए A बराबर, समझ लीजिए बाबू, एग्जाम्पल देते हैं पहले इधर। A बराबर है हम लोग का, A बराबर 3 0 0 4 0 5, 4 5 0 और 3 6 7। देखो इसमें बाबू हम लोग क्या देख रहे हैं, बताइए यहाँ पर जो क्या हो रहा है। देखिए अगर हम लोग एक देखें, यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है, यहाँ से इधर जो है, जो एक त्रिभुज बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है मुख्य विकर्ण के नीचे बन रहा है, इसीलिए इसका नाम है क्या,
निचला त्रिभुजाकार अवयव। इसमें देखिए तो जीरो कौन कौन है, चलिए पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ जीरो है, A12 जीरो है, और पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ भी जीरो है। बाबू देख लो, इसमें बता दीजिए I बड़ा है कि J बड़ा है। पहला मान ये I का वैल्यू है और ये J का वैल्यू है, तो बतला दीजिए कौन बड़ा है। स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ J का मान बड़ा है, तो लिख देंगे ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें J बड़ा हो I से निचला त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। ये निचला त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, या निम्न बोलते हैं इसको, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, कहलाता है। अब अगला देख लीजिए नंबर 12। आइए बाबू 12 नंबर पूरा टाइप हम लोग देख लेते हैं तुरंत। देखिए 12 नंबर हम लोग का सेकेंड लास्ट, तुलनीय आव्यूह मतलब ये हुआ कंपैरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय आव्यूह, कंपैरेबल मैट्रिक्स। देखो तुलनीय आव्यूह मतलब ये हुआ ना बाबू, दो आव्यूह तुलनीय कहलाते हैं यदि उन दोनों की कोटि जो हो आपस में बराबर हो। क्या होगा, दो आव्यूह तुलनीय कहलाते हैं यदि उनकी कोटि आपस में बराबर हो। लिख लेते हैं हम लोग, दो आव्यूह ए तथा बी तुलनीय आव्यूह कहलाते हैं यदि उनकी कोटि बराबर हो, इक्वल हो, ऑर्डर जो है ना बाबू इक्वल हो, उनकी कोटि जो है बराबर हो। बस इसमें व्यापक रूप की जरूरत नहीं है, बस तुलनीय कब होगा, जब दोनों की कोटि आपस में बराबर हो। जैसे A बराबर मान लीजिए है 3216 और B बराबर 7502, तो बताइए A की कोटि कितनी है, A की कोटि है 2/2, अब B की कोटि 2/2, तो हम कह सकते हैं कि A तथा B तुलनीय आव्यूह है। आइए एक लास्ट और बहुत ही वीवीआई टाइप से इसका परिपुष्टि आव्यूह, उसको बोलते हैं हम लोग कन्फर्मेबिलिटी मैट्रिक्स। आइए 13 नंबर है बाबू, लिख लीजिए, लास्ट है हम लोग का परिपुष्टि आव्यूह। इसको लिखते हैं हम लोग कन्फर्मेबिलिटी मैट्रिक्स, परिपुष्टि आव्यूह, कन्फर्मेबिलिटी मैट्रिक्स। तो समझो बाबू परिपुष्टि आव्यूह मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। दो आव्यूह ए तथा बी परिपुष्टि आव्यूह कहलाते हैं यदि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या, कॉलम्स की संख्या, और बी की पंक्तियों की संख्या, रोज की संख्या आपस में बराबर हो, तो ए और बी परिपुष्टि आव्यूह कहलाते हैं। लिखेंगे हम लोग, दो आव्यूह ए तथा बी परिपुष्टि आव्यूह कहलाते हैं, परिपुष्टि आव्यूह कहलाते हैं यदि आव्यूह
ए के यानी पहले अवयव ए के स्तंभों की संख्या, कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या तथा अवयव बी की पंक्तियों की संख्या, रोज की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, संख्या आपस में बराबर, आपस में बराबर। देख लीजिए, तो बता दो बाबू एक बार फिर से, परिपुष्टि अवयव कब बोलिएगा? यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में बराबर हो तो दोनों क्या कहलाते हैं? परिपुष्टि अवयव। आइए एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे ए बराबर, देखिए 1 2 3 4 और 5 6, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए का वैल्यू है और बी बराबर 3 4 5 8। देखो तो बाबू, अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि ए की कोटि बतला दीजिए, ए की कोटि, तो क्या बोलिएगा कि इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 2 है। अगर बी में देखा जाए तो पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है। तो नियम कहता है कि यदि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? परिपुष्टि अवयव। और पहले में स्तंभों की संख्या से मतलब है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या, ये अगर दोनों बराबर है तो दोनों परिपुष्टि अवयव कहलाते हैं। और आपका जो मैट्रिक्स में बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो अवयव के गुणनफल से बनता है, ये गुणनफल का अनिवार्य शर्त है कि अवयव, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सभी टाइप्स को देख लिए। आप लोग अच्छे से सही तरीके से नोट्स बना लीजिए और यहाँ से बहुत शानदार तरीके से आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू।